इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं जो किसी राजा, महाराजा या किसी बड़े साम्राज्य की नहीं है, बल्कि ये समय की कसौटी पर खरी उतरी एक पूरी कौम की कहानी है, कुल्हैया समुदाय। ये एक ऐसी जीवन यात्रा है जो सदियों पहले शुरू हुई और जिसने हर बदलते युग के साथ खुद को एक नए सांचे में ढाला है। जरा सोचिए, 1300 साल, इतने लंबे सफर में भला कोई समुदाय अपनी पहचान कैसे बनाता और बचाता है। एक ऐतिहासिक महाकाव्य के मुख्य किरदार की तरह इस समुदाय ने सदियों के राजनीतिक और सामाजिक बदलावों को सिर्फ दूर से देखा ही नहीं, बल्कि खुद को उन मुश्किल परिस्थितियों में ढाला है और सबसे बड़ी बात, आज भी अपना वजूद पूरी मजबूती के साथ कायम रखा है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि हमें इस 1300 साल पुराने इतिहास के बारे में कैसे पता। तो बता दें कि इस जानकारी का मूल स्रोत है कुल्हैया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया गया ये ऐतिहासिक दस्तावेज। यही वो बुनियाद है जो हमें इस समुदाय की उत्पत्ति, इनकी अनूठी संस्कृति और आज के समय में इनके संघर्षों का सबसे सटीक और जमीनी विवरण देती है। चलिए इस कहानी के पहले भाग से शुरुआत करते हैं, टोपी का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि कुल्हैया शब्द का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है टोपी पहनने वाले। 17वीं सदी के उस दौर की कल्पना कीजिए जब यह समुदाय पूर्णिया प्रमंडल के इलाकों में आ बसा था। उस वक्त उनके सिर पर एक खास तरह की टोपी हुआ करती थी। उनके इसी अनोखे अंदाज को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें कुल्हैया नाम दे दिया। मतलब उनका पहनावा ही हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। इनका सफर ना सच में बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। 71 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों के रूप में सिंध की रेतीली जमीन पर कदम रखने से लेकर 17वीं सदी में बिहार की हरी भरी कोसी बेल्ट में बसने तक का सफर। और अगर आज की बात करें तो आज बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में इनका ये कारवां दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बेंगलोर जैसे बड़े महानगरों तक पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दो उत्पत्तियों की कहानी। अब इनके पूर्वजों को लेकर इतिहास के पन्नों में एक बड़ी दिलचस्प बहस है। मुख्य रूप से दो अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ कुछ विद्वान मानते हैं कि ये खलीफा अबू बकर सिद्दीकी के वंशज हैं और मूल रूप से अरब सैनिक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओमेली जैसे इतिहासकारों का ये तर्क है कि ये कोसी क्षेत्र की स्थानीय हिंदू और कोल जनजातियों से धर्मांतरित हुए लोग हैं। ये दोनों ही थ्योरीज इनके अतीत को एक गहरा और रोचक रहस्य बना देती हैं। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, सीमांचल का हृदय स्थल। अगर हम आज के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में इस समुदाय की कुल आबादी करीब 17 से 18 लाख के आसपास है और इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 16 से 17 लाख लोग मुख्य रूप से बिहार के पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में बसते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बिहार इनका मुख्य गढ़ है। हालांकि काम धंधे की वजह से अब ये धीरे धीरे पूरे देश के नक्शे पर फैल रहे हैं। और यहीं पर इतिहास एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेता है। बात 17वीं सदी के अंत की है, जब कुल्हैया सैनिकों ने एक भीषण युद्ध में नेपाली विद्रोहियों को पीछे खदेड़ दिया था। लड़ाई के बाद जिस जगह पर शांति संधि हुई उसे उस वक्त जंगबंदी कहा गया। क्या आपको यह नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है? जी हां, आज हम उसी जगह को जोगबनी के नाम से जानते हैं। ये किस्सा उनकी शानदार सैन्य विरासत का एक जीता जागता सबूत है। चलिए देखते हैं इनका चौथा और सबसे अनोखा पहलू, एक मिलीजुली सांस्कृतिक गाथा। हमने जो इनकी रहस्यमयी उत्पत्ति की बात की थी ना, वो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल साफ दिखाई देती है। एक तरफ जहां ये इस्लामी आस्था और नमाज़े जनाज़ा का पूरी तरह से पालन करते हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में आज भी इनके आंगनों को गोबर से लिपा जाता है। शादियों से पहले पारंपरिक मटकोर की रस्में होती हैं और दुल्हनों के लिए मूंज के मंडप और सती पात का उपयोग किया जाता है। हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का ऐसा खूबसूरत और दुर्लभ संगम सच में हैरान कर देने वाला है। लेकिन वक्त का पहिया तो घूमता ही है। पिछले 20-25 सालों में जैसे जैसे आधुनिक शिक्षा का दायरा बढ़ा है, इन साझी ग्रामीण परंपराओं में काफी कमी आई है। ये कड़वा सच है कि आधुनिकीकरण जहां हमारे लिए प्रगति के नए दरवाजे खोलता है, वहीं कभी-कभी हमारी सदियों पुरानी मिलीजुली सांस्कृतिक जड़ें धुंधली होने लगती हैं। अब रुख करते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से की ओर, संघर्ष और सामाजिक जागरण। आज की जमीनी और आर्थिक हकीकत थोड़ी मुश्किल है,
इस समुदाय की लगभग 90% आबादी आज भी खेतों में मजदूरी या राजमिस्त्री के रूप में काम करके अपना गुजारा करती है। सिर्फ 8% लोग अन्य नौकरियों में हैं और मात्र 2% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें आर्थिक रूप से संपन्न या अमीर कहा जा सकता है। यानी एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी जमीन से जुड़े उस कठोर श्रम पर निर्भर है। पर कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। 1990 में जहां इनकी साक्षरता दर मात्र 5% थी, वहीं आज एक दृढ़ सामाजिक जागरण की बदौलत ये बढ़कर 15 से 20% हो गई है। और इस बदलाव में मदरसों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मंजिल बेशक अभी दूर है, लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है वो एक बेहद सकारात्मक संकेत है। इस सामाजिक जागरूकता ने राजनीतिक अधिकारों की एक लंबी लड़ाई को भी जन्म दिया। कुल्हैया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में चले कड़े संघर्ष के बाद 1996 में उन्हें बिहार में पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिला। फिर 1999 में केंद्र सरकार से ओबीसी की मान्यता मिली और अंततः 2009 में बिहार सरकार ने उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में शामिल किया। अपने हक के लिए लड़ी गई यह एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। और इन तमाम संघर्षों के बीच भी इस समुदाय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने राष्ट्र को कई बेहतरीन मार्गदर्शक दिए हैं। संविधान सभा के सदस्य ताहिर हुसैन, सरहदी गांधी के नाम से मशहूर हसीमुद्दीन साहब और 1935 से 1960 तक लगातार विधायक रहे जियाउर रहमान, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो साबित करते हैं कि इस कौम में नेतृत्व करने की और समाज को आगे ले जाने की कितनी असीम क्षमता है। तो 1300 साल लंबे इस बेमिसाल सफर को जानने के बाद अब हमारे और आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है। जैसे जैसे आधुनिक शिक्षा इन पुरानी मिलीजुली परंपराओं की जगह ले रही है, अगले 100 सालों में कुल्हैया समुदाय की ये पहचान कैसे विकसित होगी? क्या आधुनिकीकरण की इस तेज रफ्तार में वे अपनी उस पुरानी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रख पाएंगे या फिर उनका एक बिल्कुल नया रूप हमारे सामने आएगा? ये सवाल इतिहास के इस दिलचस्प पन्ने को भविष्य के लिए और भी ज्यादा रोचक बना देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।